बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और रैंकर प्रैक्टिस सीरीज को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और इसकी सभी प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से आप ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपना डे 42 है, तो इसका अपना टास्क क्या रहेगा? डीपीपी नंबर 42 है ना। आज हम ये सॉल्व करेंगे 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी आपको प्रोवाइड की जा रही है और हर डीपीपी में 10 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ताकि आप सभी प्रॉब्लम्स की अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जैसे पहले देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या है। सिंगल करेक्ट हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद मल्टीपल करेक्ट की बात करें तो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ 3 प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद में मल्टीपल आंसर्स क्वेश्चंस हमारे पास दे रखे हैं, 3 मल्टीपल करेक्ट आंसर्स प्रॉब्लम्स हैं एंड एक पैराग्राफ हमें यहाँ पर लास्ट में गिवन है। ठीक है, और एंड में क्या है उसका आंसर की गिवन है। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ना। ऐसी प्रॉब्लम्स आपने की भी होंगी, है ना। क्या दे रखा है हमारे पास में कि लेट एफ एक्स, ये एक एफ एक्स हमारे पास गिवन है, इज कंटिन्यूअस दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। इफ द पॉइंट -a, 3 एंड दिस पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए क्यूबिक y इक्वल्स टू जी एक्स। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ g ऑफ 2 पूछा हुआ आपसे। मतलब आपको क्या दे रखा है कि पहली बात तो देखो a और b, तो वो यहाँ से कनेक्टेड है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। a और b का वैल्यू कुछ आप यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद बोला है कि ये जो a और b पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस क्यूबिक है। मेनली आपका टारगेट क्या होगा, क्यूबिक को फाइंड आउट करना है, gx आप फाइंड आउट करेंगे, देन वहां से मैं g ऑफ 2 कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है बच्चों, नाउ अब पहला काम तो क्या आता है, क्यूबिक को फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे a और b पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ सिंपलीफाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर कुछ ऐसे गिवन है x पावर 2n माइनस 1 प्लस साइन ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ गिवन है। अपॉन में क्या गिवन है, x पावर 2n और प्लस का 1। ठीक है, एन कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब देखो मेनली क्या है कि पहला काम तो क्या होना चाहिए, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पहले तो आपको पहले परफेक्ट फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब परफेक्ट अगर फंक्शंस निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया, तो एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर पे हम कंडीशन डाल सकते हैं ना। कैसे डालेंगे, अब इस बात को तो बड़े ध्यान समझना। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ वही तसल्ली से, इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, पावर में एन लिखा और यहाँ से एक्स पावर -1 लिखा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर 2n प्लस 1, इसको भी मैंने ऐसे लिखा। ओके बच्चों, ना यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अब देखो सारी बातें क्या है, वो एक्स स्क्वायर पे चलेंगी। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर मान लो आपका 0 से लेकर के अप टू 1 तक हुआ, ठीक है, तो भैया ये वाला नंबर क्या है, 0 और 1 के बीच में है, उस पावर आप इन्फिनिटी लगा रहे हो, तो ये ओवरऑल का है अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यू आ जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में अगर बात करें तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा प्लस 1, तो मतलब 1 आ गया, मतलब फाइनली ये वाला पार्ट आ गया। अपॉन में से इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। नाउ अब अगला पॉइंट समझते हैं कि अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 हुआ, इन दैट केस अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स पावर -1 तो मैंने यही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप समझिए यहाँ तो आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में कितना आ गया, यहाँ से 1 आया, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तब आया है ना। ओके, नाउ सेकंड केस, थर्ड केस, जब एक्स स्क्वायर मान लो 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़े नंबर पे भाई देखो, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1 पे इन्फिनिटी पावर लगाओगे तो भाई 1 ही आना है। 1 इंटू 1 1 को इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई थिंक इसे आप लिमिट में अच्छे से जानते होंगे। अब मान लो कि एक्स स्क्वायर अगर 1 से बड़ा है, तो ये वाला नंबर कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो भैया यहाँ से ये वाला पार्ट कॉमन लेंगे और ये वाला पार्ट आप कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, अपॉन में आएगा और ये पूरा पोर्शन 0 को चला जाएगा, मतलब यहाँ से बचा एक्स पावर -1 प्लस का 0 आ जाएगा। अपॉन में सिमिलरली हमने ये वाला पार्ट भी यहाँ से कॉमन लिया है तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर 2n हमने कॉमन ले लिया। यहाँ अपॉन में आएगा तो ये 0 को चला जाएगा ना, देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा ना। फाइनली इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा, मतलब फाइनली ये आ गया 1 अपॉन एक्स आ गया ना। सिंप्लीफाई करने पर यहाँ 1 लिख देते हैं।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अल्टीमेटली, है ना। अब देखो ये हमारे पास फंक्शंस आया, तो एक्चुअली कहाँ कहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है ना, अब इस बात को समझिए। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराएंगे तो x बिलोंग्स कितना आएगा, -1 to 1 आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू कितना है, +-1 आया। यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x कैसा आएगा, -1 से छोटा होगा या फिर +1 से बड़ा होगा। आई होप आपको ये ऐसे सॉल्व करना आता होगा ना। नाउ -1 हमने यहाँ लिखा और +1 हमने यहाँ लिखा। अब देखो आप ऐसे लिख लिया करो ना, कारण क्या है, -1 से पहले इस साइड जाए और 1 के इस साइड जाए तो फंक्शन का डेफिनेशन कितना आ रहा है, 1/x आ रहा है। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ ना। x = 1 पे बात करें तो 1 पे जो वैल्यू आएगी, x = 1 आप यहाँ डाल देते, 1 पे वैल्यू मान लेते कि ये वैल्यू आ रही है और इसकी वैल्यू क्या है, डेफिनेशन क्या आ रहा है, x की वैल्यू आपने 1 रख दी तो 1 यहाँ से रखा, a + b तो हमने यहाँ से आ गया, x का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ +1 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 पे ये वैल्यू आ रहा है ना। अब -1 पे क्या वैल्यू आ रहा है, -1 पे वैल्यू हम a ऊपर मान लेते हैं, नीचे कहीं ना कहीं तो होगा ना। मान लिया x = जब -1 पुट कराएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -a आ जाएगा, यहाँ प्लस का b आएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक बात, तो 1 पे है। अब 1 और -1 के बीच में जो डेफिनेशन आ रही है वो कितना आ रहा है, ax³ + bx² आ रहा है, ये डेफिनेशन आया। अब देखो सवाल ने क्या बोला है कि जो fx है इज कंटिन्यूअस और x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस बोला है, मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। बट डाउटफुल वाला पॉइंट क्या है, x के इसके इधर के बाद एक कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है, बट 1 पे दिक्कत है और एक -1 पे दिक्कत है। ठीक है, तो -1 पे अगर दिक्कत है तो 1 और -1 पे कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ठीक है, 1 पे अगर -1 पे अगर कंटिन्यूअस है तो -1 से पहले, मतलब अगर -1 पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर -1 पे कंटिन्यूअस है तो भैया -1 पे फंक्शन का वैल्यू -1 पर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, और -1 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और -1 पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, तीनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो -1 पर हमने फंक्शन का वैल्यू लिखा है ना, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, 1/-1 है ना। चलो -1 आ गया फाइनली। -1 पे वैल्यू लिखा तो वैल्यू कितना आ रहा है, -1 - a + b अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, -1 प्लस, तो -1 के इस साइड गए आप, है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का a आ जाएगा, प्लस का b आ जाएगा। ठीक बात, यहाँ तक की बात तो मैं क्लियर हुई ना। अब देखो एक काम करते हैं, इसको तो करते हैं साइड। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कंडीशन लगा लेता हूँ ना। तो -1 से पहले जाएं तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो a + b आ जाएगा। 1 पे वैल्यू अगर निकालेंगे तो a + b + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और 1 के बाद अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जा गई है ना। अब एक काम करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करता हूँ मैं। इन दोनों को जब सॉल्व कराएंगे तो यहाँ से कितना आ a + b, तो 2 यहाँ से आ गया, तो a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ गया इन दोनों को सॉल्व करने पर। तो ठीक है, नाउ इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 2 को मैंने इस साइड भेज दिया, तो 2a + 2b यहाँ से बनेगा और a + b यहाँ से आएगा, तो a + b ही बना है ना। तो कितना आ जाएगा, a + b = 1 आया, मतलब एक ही कंडीशन आएगी ना, यही सेम कंडीशन यहाँ से आ जाएगी, a + b = 1। ठीक है, वो एक ही आना था। नाउ अब एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कराएंगे तो -2 इधर आया, -2 को मैं इस साइड है ना, -1 इधर ले जाएंगे तो यहाँ से बचा हमारे पास -a + 1। ठीक है, -2 इधर ले गया, -1 इधर जाएंगे तो अगेन यहाँ कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ये कंडीशन आई है ना। चलो अब इन दोनों को भी सॉल्व कराओगे तो -2 है, प्लस का b है ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो -b + का b आ जाएगा, मतलब सेम कंडीशन से यहाँ से भी आनी है ना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन आई, यहाँ से कंडीशन आई। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व कैसे कराएंगे, एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कराओगे तो क्या a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b = 0 आएगा, तो b का वैल्यू तो 0 आ गया। जब b का वैल्यू अगर 0 आया तो b की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 1 आ रहा है और b का वैल्यू 0 आया। अल्टीमेटली पहले तो हमें इस वाले पॉइंट तक पहुंचना था। नाउ उसके बाद यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर हुई। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, और b का वैल्यू कितना है, 0 आया। अब मैं करता हूँ इस वाले पार्ट को नीचे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं वैल्यूज को लिख लेता हूँ, b का वैल्यूज तो 0 आया, तो पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट आए वो कितना आ गया, 1, -1 आया। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा था, तो यहाँ तो आ गया -1, 3 आया। ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ प्लॉट किया, -1 और 1। -1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो -1, 3, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट आए।
और 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 1 -1 हमने यहाँ ले लिया। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आर द पॉइंट ऑफ रिलेटिव, ये वाला जो पॉइंट है ये तो मैक्सिमा का पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है, मिनीमा का पॉइंट है ना। तो डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा, ये कुछ ऐसे डायग्राम बना और ये कुछ ऐसे डायग्राम बना। अच्छा, अगर इस तरह का डायग्राम बन रहा है, ठीक है, क्यूबिक का या तो ऐसे बनेगा या फिर पलट के बनता है। तो पलट के बनेगा तो फिर यहाँ तो मैक्सिमा आता है और यहाँ मिनीमा आता है ना, जो कि संभव ही नहीं है ना। अच्छा, यहाँ से अगर इस तरह का डायग्राम है तो एक ऐसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। चलो ठीक है ना, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। अच्छा, मैं क्यूबिक लिखूँ कैसे, ये बात समझो भैया। जी एक्स हमारे पास क्यूबिक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे, तो देखो एक बात समझो भाई, जी डैश एक्स की अगर बात करें तो भाई जी डैश एक्स की अगर बात की जाए तो जी डैश एक्स जीरो कहाँ आ रहा है भाई, जी डैश एक्स जीरो आएगा एक्स इज इक्वल टू -1 पर और 1 पर जीरो आ रहा है भाई, एक्स इक्वल टू 1 पर और एक्स इक्वल टू -1 पर जी डैश एक्स जीरो आया। भाई जी डैश एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो भाई क्वाड्रेटिक है, हमारे पास दो रूट आ गए, एक तो 1 आ गया और एक -1 आ गया। तो भाई जी डैश एक्स बराबर अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, a इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास जी डैश एक्स आया ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो a इंटू एक्स स्क्वायर -1 आया ना। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जी एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ना। तो क्या करना चाहिए मुझे, एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट किया तो अपने जी एक्स तो यहाँ से आ जाएगा, a यहाँ पर आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ यहाँ से है, माइनस ऑफ x यहाँ से आ जाएगा, प्लस साइन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब कांस्टेंट स्मॉल ए की जगह हम कैपिटल ए ले लेते हैं, क्योंकि a और b इसने यूज कर रखा है ना। यहाँ a और b ले लेते हैं, ये b क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना। ठीक है, अब देखो आई की बात क्या है हमारे पास कि a और b मुझे फाइंड आउट करना है। तो दो अननोन है, तो दो अननोन को निकालने के लिए जानकारी दे रखी है ना। 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और -1 में वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जी ऑफ 1 मैंने यहाँ से लिखा, तो जी ऑफ 1 लिखा, तो जब 1 यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बनेगा, 1/3 यहाँ से बनेगा। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2a/3 प्लस साइन ऑफ b कितना आ गया, 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना। -1 पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो -1 जब यहाँ पुट कराएंगे तो भैया ये कितना बनेगा हमारे पास, तो -1/3 तो यहाँ से बना, प्लस का 1 यहाँ से बनेगा, तो ये बनेगा प्लस का 2a/3 और प्लस का b यहाँ से आ जाएगा, और -1 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 यहाँ तक आ गया ना। ठीक है, अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो ये तो बन जाएगा 4a/3 बराबर में 4 यहाँ से आया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, a का वैल्यू अगर 3 आया तो 3 को जब यहाँ डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास a और b का ये वैल्यू आ गया। अच्छा, gx का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, एक सेकेंड ये यहाँ से हटाते हैं, gx का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, a का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 तो यहाँ से है x³ माइनस ऑफ x प्लस b का वैल्यू 1 आया। इस 3 को भी अंतर मल्टीप्लाई कर देते हैं, gx तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x³ माइनस ऑफ 3x प्लस का 1, ये gx है ना, बहुत ही आसान सा है। g ऑफ 2 आपको लिखना है, तो x बराबर 2 आपने यहाँ डाल दिया, तो 8 यहाँ से आ जाएगा, -6 यहाँ से आया, +1 यहाँ से आया, 9 और ये कितना 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से ना। फर्स्ट है क्या है, सी ऑप्शन दे रखा है ना, बिल्कुल सही जवाब है ना। ओके बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ना, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था। ओके बच्चों, नाउ अब मूव करते हैं हम अगली प्रॉब्लम की तरफ है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए ना, आसान प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, एक ये प्लेन दे रखा है विद द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। एज x0 y0 z0 दे रखा है, द वैल्यू ऑफ दे हिसाब से पूछा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, अल्टीमेटली ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब ये हमें कैलकुलेट करना है, तो कि कैसे कैलकुलेट करें। अब आप पॉइंट समझो ना बहुत ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा था सवाल में, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन विद द स्ट्रेट लाइन। ओके, इस पॉइंट प्लेन का लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना है। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो कि हमारे पास में एक प्लेन तो ये है, इसकी इक्वेशन ये दे रखी है 2x - y - z = 4।
इस प्लेन के मुझे परपेंडिकुलर के नॉर्मल डी आर मालूम है, कितना आ जाएगा 2, -1, -1, जो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट होते हैं वो उस प्लेन के नॉर्मल के डी आर होते हैं। ओके, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से पास कर रहा है, 0, 0 से पास कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये लाइन है 0, 0 से पास कर रहा है, इस प्लेन में परपेंडिकुलर है ना, ऐसा बोला हुआ है। और ये लाइन जो है इस वाले प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, आप चाहो तो इसे एक्स वाई जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, आर का वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप आपने डाला, फाइनली इस प्लेन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, 3x माइनस ऑफ 5y प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, नाउ तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, x नॉट वाई नॉट जेड नॉट है, देन आपसे इसका वैल्यू पूछा हुआ है। ओके, बहुत आसान सी बात हो गई। पहला हम काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या होगा, क्या आ जाएगा, x माइनस 0 x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1। तो z1 का वैल्यू 0 आ रहा है, x1 y1 z1, और यहाँ से कितना आएगा 2 -1 ये आ गया। लेट इसको लैम्डा मान लिया हमने ना, तो लाइन पे एनी पॉइंट लिखा हमने, x बराबर 2 लैम्डा आ गया, y का वैल्यू माइनस लैम्डा आया और z का वैल्यू भी कितना आया, माइनस लैम्डा आया। ये एनी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन दिस प्लेन। तो लाइज ऑन प्लेन, ये भाई प्लेन पे लाई करेगा। तो प्लेन पे जब लाई कराएगा सेटिस्फाई कराते हैं 3, x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 लैम्डा माइनस ऑफ 5y, y का वैल्यू कितना है माइनस लैम्डा माइनस या प्लस 2 टाइम्स ऑफ z, z का वैल्यू माइनस लैम्डा दैट इक्वल्स टू 6। यहाँ से कितना बना, 6 लैम्डा यहाँ से बना। ठीक है, तो -2 लैम्डा और माइनस का सॉरी ये प्लस का 5 लैम्डा बन रहा है ना, कितना बन जाएगा 11 लैम्डा बना। ठीक है, 11 लैम्डा यहाँ से आया, 9 यहाँ से हो गया, तो ये बन जाएगा सॉरी है ना 9 लैम्डा बना। अल्टीमेटली 6 इतना आ गया और लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू अगर 2/3 यहाँ डाल देंगे तो पॉइंट हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, तो पॉइंट आ जाएंगे x नॉट वाई नॉट और z नॉट। x नॉट वाई नॉट और z नॉट के बारे में अगर बात करें तो 2/3 हमने यहाँ डाला, तो ये तो आ जाएगा 4/3 माइनस ऑफ 2/3 माइनस ऑफ 2/3। ये पॉइंट आ गया। पूछा क्या आपसे, 2 टाइम्स ऑफ x नॉट माइनस 3 टाइम्स ऑफ y नॉट है ना। ओके, 2 टाइम्स ऑफ x नॉट माइनस 3 टाइम्स ऑफ y नॉट प्लस z नॉट, ये आपसे पूछा हुआ है। 2 टाइम्स ऑफ x नॉट, 4/3 तो हमने यहाँ से लिखा, 3 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2/3 हमने यहाँ से लिखा प्लस z नॉट, तो माइनस ऑफ 2/3 यहाँ से आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं ना, 8/3 तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 6/3 यहाँ से आया माइनस का 2/3 यहाँ से आया 14 और 12/3 तो 4 आंसर आ रहा है ना। फाइनली 4 आया। क्या आंसर दिया इसने, 4 दिया है क्या, हाँ बिल्कुल सही दे रखा है ना, दे तो रखा है ऐसा ऑप्शन ना। क्या आएगा, सेकंड का डी ऑप्शन आएगा ना, सेकंड का डी बिल्कुल सही जवाब है ना। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ही आसान प्रॉब्लम थे, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बस आपको फटाफट फटाफट सॉल्व करना था, ये मैटर कर रहा था आपके लिए ना। नाउ मूव चले अगली प्रॉब्लम पर बच्चों हो ना। अगला प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है हमारे पास में कि लेट एफ एक्स भी ए डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है सच दैट कि ये कंडीशंस गिवन है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 दे रखा है और ये ऐसे कुछ दे रखा है ना, ये ऐसे कुछ इसका सीरीज का सम इतना आ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ के इज, के का वैल्यू पूछा हुआ है। अब देखो पहले तो क्या है ना कि जब प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो भैया इस प्रॉब्लम में क्या एफ डैश एक्स है और एक एफ एक्स है, भाई एफ एक्स और एफ डैश एक्स आ गया, मतलब ये मैं इसको क्या बोलता हूँ, हमेशा जोड़ीदार बोलता हूँ। एफ एक्स का जोड़ीदार क्या, एफ डैश एक्स है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से बड़ा भाई बड़ा छोटा भाई कुछ भी इस तरह का ना, मतलब जोड़ीदार एफ एक्स और उसका जोड़ीदार एफ डैश एक्स। अगर आपको ऐसे दिख जाए तो ये तो एल डी लिखा हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और 4x e पावर माइनस एक्स और साइन 2x हमने यहाँ से लिखा। अच्छा देखो ये तो बहुत आसान हो गया, e पावर x को इधर डिवाइड लगा दिया, एफ डैश एक्स प्लस ई पावर एक्स और एफ एक्स बराबर कितना है 4x साइन एक्स यहाँ से आया। अच्छा इसको तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से अगर देखें तो ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स ऐसे लिखा जा सकता है 4x और साइन एक्स, ये आ गया। अच्छा इसको अगर इंटीग्रेट करें आगे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, तो हम इंटीग्रेट कराएंगे तो यहाँ तो ई पावर एक्स और एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ 4 को बाहर निकालते हैं, आप क्या लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स,
अच्छा इसमें भी क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक ही लाइन में लगा सकते हैं, एक्स को बाहर निकाला, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस साइन जिसको बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन, और जो इंटीग्रेशन यहाँ पर आया उसको आपने फिर से मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसे लगाते हैं ना, एक ट्रिक लगा रहा हूँ, वैसे आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉस एक्स से कितना आ जाएगा, साइन एक्स आएगा, माइनस साइन ऑलरेडी आई तो माइनस साइन एक्स, ये आ गया फाइनली ना। तो मतलब क्या क्या आ गया एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ई पावर एक्स, एफ एक्स तो हमने यहाँ से लिखा 4, यहाँ से साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स ऐसा बोल देते हैं। चलो पहले हमने प्लस साइन वाली संख्या को पहले लिखा, साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये आ गया मेरे पास ई पावर एक्स। पहला काम था उसको हमारा एफ एक्स ही निकालना था, एफ एक्स निकाल दिया हमने, सही बात है ना। अब उसने पूछा है कि इस सीरीज का समेशन पूछ रहा है एन बराबर 0 से लेकर 7 तक। इस वाले पार्ट को अगर देखें 4n पाई अपॉन 4 कराएंगे तो लिखा हुआ n पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा हुआ है, और ये एफ ऑफ ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ओके ठीक है बात है ना। तो एफ ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 4 लिखते हैं ना। अच्छा सॉरी एक और बात गड़बड़ हो गई बच्चों ना, यहाँ साइन 2x है, यहाँ साइन 2x होगा। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे आप लोग तो यहाँ साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 2x, और 2 से डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा इसको, ये 2x, एक सेकेंड रुक जाए, तभी कहीं कि आंसर में गड़बड़ क्यों आ रहा है ना। इसका इंटीग्रेशन इतना आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट किया है ना, cos 2x का तो माइनस साइन, मतलब cos 2x का तो sin 2x हो जाएगा, माइनस साइन ऑलरेडी है, दूसरे और डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा ना। ठीक है हाँ ठीक है ना, सही बात है ना। अब देखो ई पावर एक्स तो यहाँ से लिखा हुआ एफ एक्स है ना, चलो ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1x प्लस हो जाएगा, 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहाँ तो कितना आ गया साइन 2x, प्लस वाला हमने नंबर पहले लिख लिया, फिर यहाँ से माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x आ गया। ठीक है ये है। और अभी हमने एक बात समझ ली थी कि हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एन पाई प्लस पाई बाई 4 निकालना है। तो ई पावर एक्स, तो चलो एफ एक्स ई पावर माइनस एक्स, यहाँ लिखा हमने साइन 2x माइनस ऑफ 2x कॉस 2x, इतना लिखा। एफ ऑफ एन पाई प्लस पाई बाई 4 हमें कैलकुलेट करना है, ई पावर ऑफ माइनस ऑफ एन पाई प्लस पाई बाई 4, तो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एन पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स की जगह हमने लिखा एन पाई प्लस पाई बाई 4, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, और कॉस ऑफ, अच्छा इसमें एन पाई प्लस पाई बाई 4 ना मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं ना। अच्छा अब देखो बात समझो, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 तो कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 0, मतलब फाइनली पूरा पार्ट 0 हुआ। यहाँ जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2n प्लस पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन पाई बाई 2 बना, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1, यहाँ से वैल्यू 0 आया है ना। तो अल्टीमेटली अगर हम बात को समझें तो भैया एफ ऑफ एन पाई प्लस पाई बाई 4 का जो वैल्यू आ रहा है वो ई पावर माइनस पाई बाई 4 को तो अलग किया हमने, ई पावर है ना, यहाँ से तो 1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ई पावर ऑफ माइनस ऑफ एन पाई, ये आया है ना। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इस सीरीज का सम पूछना चाह रहा है 0 से लेकर के 7 तक है ना। तो हमने क्या किया, इस सीरीज का समेशन लिया एफ ऑफ एन पाई प्लस पाई बाई 4 और n बराबर 0 से लेकर के 7 तक, ई पावर माइनस पाई बाई 4 को तो बाहर निकाला, n बराबर 0 से लेकर 7 तक डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं ना, ई बराबर 0 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, पहला टर्म तो 1 होगा, n बराबर जब 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, n बराबर 1 जब डालेंगे तो ई पावर माइनस पाई आएगा, प्लस ई पावर माइनस ऑफ 2 पाई आएगा, प्लस ई पावर माइनस ऑफ 3 पाई आएगा, डॉट डॉट ई पावर 0 से लेकर शायद 7 तक जा रहे हैं ना ई पावर माइनस 7 पाई। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट तो क्या लिखा हुआ है, एक जीपी लिखा हुआ है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, ई पावर माइनस पाई आया है, ई पावर माइनस पाई बाई 4 को तो बाहर लिखा हमने, ये तो ए इंटू ये आ जाएगा, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, ई पावर माइनस पाई, पावर में कितना आ जाएगा इसका एन नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी आ रही है 8 आ रही है, तो कितना आ जाएगा इंटू 8 पाई कर देता हूँ,
-1 r पावर n -1 अपॉन r -1, तो e पावर -5 -1, ये आंसर आना चाहिए ना, इतना आएगा, ये अपना आंसर आ रहा है ना। अब सवाल में क्या दिया है इसने, e पावर माइनस आना चाहिए ना, माइनस आएगा बच्चों वहां तो ना, -8 आ रहा है ना, -8 बैठेगा ना, सॉरी के का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा ना, यहाँ माइनस होना चाहिए ना, या फिर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे ना। ओहो ओहो, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी लगा देंगे, एक्स बराबर जब जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ सी का वैल्यू चलो जीरो आ जाएगा ना, ये बात सही हो गई थी ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी ना, ये बात ध्यान रखना बच्चों ना। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 8 आंसर आ जाएगा ना, क्या दिया थर्ड का आंसर 8, थर्ड का आंसर 8 बिल्कुल सही है ना। ओके बच्चों ना, खैर थर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा ना आपको, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आसान सी प्रॉब्लम थी ना। नाउ मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ ना, क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया है और सही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, लेट एफ आर टू आर में डिफाइंड है, जी बी आर टू आर में डिफाइंड है, बी टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, मतलब दो बाइजेक्टिव फंक्शंस है, मतलब पहला वाला भी 1 1 on 2 है, दूसरा भी 1 1 on 2 है, सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के कैसा है, मिरर इमेज है, अबाउट द लाइन y बराबर 17/4 है ना, और इफ एच एक्स इतना दे रखा है देन वैल्यू ऑफ एच ऑफ जीरो एच ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा ना, ये पूछा हुआ है। तो देखो बड़े ध्यान से समझिए बात को, आसान प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या दिया हुआ इसने, y बराबर 17/4 के हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, इसका मिरर इमेज ले लिया है ना, इसका जब मिरर इमेज लेंगे, ये पोर्शन ऐसे ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसे आया, ये कुछ ऐसे आया ना, ये इसका मिरर इमेज है ना। ओके, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू जी एक्स लिखा हुआ है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। आपसे पूछा हुआ एफ एक्स प्लस जी एक्स के बारे में बात कर रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ ले लिया, एक्स इक्वल्स टू अल्फा लिया ना, और मान लेते हैं कि ये हाइट बीटा है, तो इतनी हाइट भी कितना होगा, बीटा ही होगा, ये हाइट भी बीटा ही है, ये हाइट भी बीटा ही है ना। अच्छा अब इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फा आ जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना बनेगा, अगर मैं हाइट की बात करें तो 17/4 हाइट तो इतना आ रहा है, और वाई का वैल्यू कितना बन जाएगा, 17 एक्स का वैल्यू अल्फा यहाँ डाल दिया, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 17/4 प्लस बीटा, ये आ जाएगा ना, और एक्स का वैल्यू अपने अल्फा ले लिया, ठीक है, ये आया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए। अच्छा इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखो, मान लेते हैं ये पॉइंट ए मान लेते हैं, और ये पॉइंट अगर बी मान लिया, तो बी के अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फा ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 17/4 में से हमने बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आया है ना, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा ये वाला पॉइंट ए कहाँ लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है, तो जब कर्व पे लाई कराएंगे तो एक्स की वैल्यू आपने अल्फा डाली, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 17/4 प्लस का बीटा यहाँ से आया, दैट इज एक्स का वैल्यू आपने अल्फा डाला, एंड यही लिखते हैं। दूसरा क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आपने जब अल्फा डालेंगे तो जी ऑफ अल्फा बनेगा, और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 17/4 माइनस ऑफ बीटा यहाँ से आया, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप एफ ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ अल्फा को अगर जोड़ दें तो ये 17/2 आया। अच्छा अगर ये 17/2 आया तो यहाँ से आप क्या बात बोल सकते हैं कि तो अल्फा तो हमने एक नॉर्मल कोई पॉइंट लेता है, कोई सब ऐसे पॉइंट लेते जाओ है ना, हर बार ये रिलेशन होल्ड होना है, मतलब कि भैया एफ एक्स प्लस जी एक्स के बारे में अगर बात करें तो 17/2 आया, और हमसे क्या पूछना चाह रहा है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये एच एक्स दे रखा है, तो हम एक बात ये कह सकते हैं ना कि भैया ये तो कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है, तो एच ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर जीरो रख दो, 17/2 मतलब कितना 8.5 आया, तो एच ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, वो तो 8.5 आएगा, मतलब सबकी वैल्यू कितनी आनी है, 8.5 आनी है, अल्टीमेटली कहने वाली बात ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा,
8.5 आया है ना। फोर्थ का आंसर क्या दे रखा है? 8.5। फोर्थ का आंसर 8.5 है ना, एकदम सही है ना। ओके बच्चों, नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है? ये प्रॉब्लम ध्यान से देखो ना। एक सर्कल है हमारे पास ये, एक दूसरा सर्कल दे रखा है ये। लेट ए बी क्या है? देयर कॉमन कॉर्ड। ए बी क्या है? उनका कॉमन कॉर्ड है। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें लिखना है। इफ सी लाइज ऑन माइनर आर्क ए बी, इफ सी लाइज ऑन माइनर आर्क ए बी। ओके, समझिए बात को ना, बहुत ध्यान से समझते हैं। तो पहले तो देखो समझते हैं ना, क्या लिखा है? सर्कल। पहला वाला सर्कल तो बड़ा फिक्स है, आसान सा सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। अगर इसके सेंटर लिखें तो 0,0 है, और रेडियस अगर मैं लिखूं कितना है? 13 है। दूसरा वाला C2 कर्व अगर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -24x -32y और प्लस ऐसे 11, हमने कुछ लिखा 111। इसका अगर सेंटर लिखूं, सेंटर C2 मान लेते हैं, सेंटर अगर लिखा जाए तो कितना आ जाएगा? 12,16 आ जाएगा। अच्छा, इसका रेडियस अगर लिखें तो 12 का स्क्वायर तो कितना है? 144 आया। 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। माइनस हमारे पास कितना है? ये आ जाएगा ना, हाँ 1216, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम बात को समझूं, इसका अगर रेडियस लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 300, 400 तो यहाँ से आया। माइनस ऑफ 111 हमने किया ना, ठीक है। तो 400 में से 100 गया तो 300 यहाँ से आ जाएगा। 300 में से हमने 11 और सेपरेट कर देंगे, 289 बनेगा। 289 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब बात को समझते हैं ना। चलो, डायग्राम हमने ऐसे बनाया, एक सर्कल तो कुछ ऐसे बनाया है जिसका सेंटर कितना है? 0,0 दे रखा है, और दूसरे का रेडियस कितना है? 13 है। दूसरे का सेंटर कितना है? 12,16 है, और रेडियस कितना दे रखा है? 11, सॉरी रेडियस 17 है। तो अगर मान लो अगर सिस्टमेटिक डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ये 13 है ना, ये वाला पॉइंट 13,0 हमने लिखा, और ये 0,13 यहाँ लिखा। तो कुछ इस तरह से जाएगा है ना। 12 यहाँ कहीं आ रहा होगा, 16 यहाँ कहीं, सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा ना, ऐसे कुछ मान लेते हैं। चलो मान लो कि ऐसे कोई डायग्राम बना ना, दूसरा सर्कल ये बना। चलो अब तो ये रफ डायग्राम समझिए कि एक सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, दूसरा सर्कल कुछ ऐसा बना, ठीक है ना। इसका सेंटर है 12,16, इसका मान लेते हैं सेंटर 0,0, C1 मान लेते हैं, C2 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ना। और इसका रेडियस 3 है, तो इसको यहाँ ज्वाइन किया तो सॉरी 13 है इसका रेडियस। इसका रेडियस कितना है? 17 है, ठीक है। दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो 12 का स्क्वायर तो 144, 250, ये 20 डिस्टेंस आ गया ना। कहना क्या चाह रहा है ना। अब हमारे पास में मान लो कि यहाँ कट कर रहा है ए पॉइंट पर, और ये मान लेते हैं बी पॉइंट पे कट कर रहा है। अब देखो, आप माइनर आर्क की बात करें तो एक तो हमारे पास ये माइनर आर्क ए बी ये बन सकता है, और एक हमारे पास ये आर्क बन सकता है माइनर आर्क ए बी। अब क्या है कि सी इस तरह से लाई कर रहा है कि भैया कहाँ पर एक जगह क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम आना चाहिए, ओके है ना, इस केस में। अब पॉइंट समझो, ए को मैंने बी से ज्वाइन कर लिया, ठीक, ओके। अब पॉइंट समझो ना, हमें पहले ए बी लेंथ निकाल देते हैं। एक काम तो ये करते हैं, पहले ए बी लेंथ निकालते हैं और फिर आर पॉइंट, मतलब कोई सा भी पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालेंगे तो मैक्सिमम आना चाहिए ना। चलो ठीक है, तो पहले मैं ए बी लेंथ निकालता हूँ, बेस लेंथ। अब देखो, मैक्सिमम के लिए या तो पॉइंट ये हो सकता है या फिर ये पॉइंट हो सकता है ना। दोनों पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये C1 C2 तो नहीं, ए बी हो गया, तो C1 C2 नहीं, तो D1 D2 नाम दे देते हैं। इसको D1 नाम दिया, इसको D2 नाम दिया, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करा होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी,
आपको निकला है। ए बी डी वन ले लेते हैं एक बार में, ए बी डी टू ले लेता हूँ, इसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो हम निकाल लेंगे ना। ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, हाफ ऑफ बेस लेंथ चाहिए, ए बी हाइट है ना। मान लो कि ये पॉइंट एम है ना, और एम क्या होगा, इस ए बी का मिड पॉइंट होगा ना, ये बात भी ठीक है। तो एम डी वन और यहाँ पर आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी इंटू एम डी टू, ये आया है ना। ना अब देखो पॉइंट को अगर समझा जाए तो बेस लेंथ अगर मुझे ए बी अगर कैलकुलेट करना है, अगर मैं ए बी लेंथ अगर निकालूं तो समझिए कि ए बी लेंथ क्या आएगा ना। अच्छा ओके मान लेते हैं कि देखो ये लेंथ पूरा मैं x ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस लेंथ को x लिया, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज करते हुए ये लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिखा 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये लेंथ मैं इस ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकता हूँ, और यही लेंथ हमने इस ट्राइंगल की हेल्प से निकाली। तो हमने क्या किया, ए एम स्क्वायर हमने लिखा, तो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में कितना, सॉरी बराबर कितना लिखेंगे हम, 17 स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा माइनस ऑफ, ये कितना बनेगा 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा है। 13 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 169, यहाँ से है। एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ से कुछ आ जाएगा, 17 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 289 माइनस ऑफ 400, यहाँ से लिखेंगे प्लस का 20x 40x यहाँ से हो जाएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात है ना। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं ना। ओके यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 तो हमारे पास यहाँ से आ गया, मतलब ये आ जाएगा माइनस 111, माइनस 111 को अपने जब यहाँ देंगे तो एक तो हमारे पास कितना हो जाएगा 70, एक 70 देने के बाद में 100, ये कितना हो जाएगा 280 आ जाएगा ना, 280 बराबर कितना है 40x आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 6 कैंसिल हो गया, 7 टाइम्स, तो मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आया। x का वैल्यू अगर 7 आया तो देखो बात क्या रही हमारे पास में, इस बात को समझिए मतलब, ओहो ये तो है, ये लेंथ 7 है और ये लेंथ कितनी है 13 है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई ना। अच्छा आपको तो ये लेंथ लिखनी थी, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ना, अंडर रूट ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा 169 माइनस ऑफ 49 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 160 में से 40 जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 120, और 120 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास इसके फैक्टर भी कर सकते हैं ना। तो क्या क्या करते हैं अपना फैक्टर हाँ 12 तो हमने यहाँ लिखा, 10 भी चलो यहाँ लिख लिया है ना, तो एक 2 इसको दे देता हूँ मैं, 24 यहाँ लिख लेते हैं, 24 को मैं 4 लिख लेता हूँ, 4 इंटू 6 इंटू 10, 8 से करने, सॉरी 16 का बन सकता है क्या इसमें, 16 का तो नहीं बनेगा ना, रुको ओके 12 को लिखा हमने, 4 इंटू 3 यहाँ से लिखा, और 2 इंटू 5 यहाँ से लिखा, कोई फायदा नहीं होगा ना, एक क्लब होगा ही नहीं ना। चलो तो इधर 2 यहाँ से आ जाएगा, और ये ज़्यादा ज़्यादा सिंप्लीफाई होकर कितना बनेगा 10, यहाँ पर है 30 आ जाएगा, 2√30 आ गया ना, ये लेंथ तो 2√30 आया, और टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 4√30 आया। मतलब कहने वाली बात तो ये रही कि हमारे पास जो ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ तो कितना आ जाएगा 4√30 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब अल्टीमेटली आपको ये वाली लेंथ निकालनी है कि ये लेंथ है ना, अगर मैं आपको डायग्राम बड़ा करूं, अगर आप बड़ा डायग्राम समझ पाए ना, कि अगर मैं इस लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ के बारे में। अब देखो ओके कैसे कैसे निकालेंगे, चलो मैं डायग्राम दूसरा बना देता हूँ आपको, और इसको तो थोड़ा छोटा ही कर देते हैं ना, ताकि बात की चीजें गड़बड़ ना हो, है ना, ठीक है ना ओके चलो डायग्राम फिर से बना देते हैं। क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर एक सर्कल आया, दूसरा सर्कल हमने यहाँ बनाया, कि ये हमारे पास सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, ओके ये यहाँ पर
कि इसका रेडियस है कितना है 13 है, तो ये भी कितना है हमारे पास 13 रेडियस है। 13 में से इतना लेंथ हमारे पास कितना बचा है 7 बच रहा है। ये लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेके ये कितना आ रहा है, इसका रेडियस कितना आ रहा था 20 आ रहा था शायद, है ना, पहले का 17 रेडियस आ रहा है, सॉरी इसका रेडियस ये 17 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 13 है, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मैक्सिमम एरिया कब कब आएगा, जब पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा ना, क्योंकि बेस लेंथ और हाइट जितना मैक्सिमम हो सकता है वो तभी आएगा ना। तो अब क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम एरिया जब लिखेंगे तो हाफ, अब मैं डायरेक्ट मैक्सिमम एरिया ही लिख देता हूँ, हाफ बेस लेंथ। बेस लेंथ कितना आया हमारे पास 4√30 आया, इनटू हाइट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो 2 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 12√30 आ गया। तो 12√30 है ना, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इसे कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है ना। क्या आ रहा है, यही आ रहा है क्या? तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 65.72। 65.72 क्या आंसर दिया है? तो कैलकुलेशन तो सही है, हाँ सही है 65.72 ना, सही आंसर आ रहा है ना। बहुत बड़ा नंबर आ रहा था। चलो बच्चों ना, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा एक मिनट की, अभी क्या लाइट जा चुकी है और थोड़ा बैकअप वगैरह की प्रॉब्लम है ना, तो मेरा यहाँ साइड में जो वीडियो आता है ना वो थोड़ा खराब सा आ रहा होगा। वैसे मैं क्या है कि यहाँ वीडियो पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, वो वैसे सभी वीडियोज में क्या है बहुत ही नॉर्मल टाइप का सा होगा, मतलब कुछ नॉर्मल भी नहीं कहेंगे ना, थोड़ा बेकार आ रहा होता है ना। बट मैं हमेशा क्या कंटेंट पे फोकस करता हूँ, स्क्रीन आपको बड़ी अच्छे से दिखाई देगी ना। ठीक बच्चों ना, तो उसको आप ध्यान दीजिए ना। अब ना प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से समझें बात को, तो बहुत ही बढ़िया और आसान सा प्रॉब्लम है, और आई होप आपने शायद ऐसी प्रॉब्लम को प्रैक्टिस भी की हो ना। तो क्या दे रखा है, एफ एक्स हमारे पास यहाँ दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी वगैरह कुछ ऐसे आ रहा है, इंटीग्रेशन वगैरह आ रहा है ना। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स। पहली बात तो आप एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, देन रोल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे ना। तो इट मीन की एक बात तो समझ में आई कि मुझे एफ एक्स यहाँ से कैलकुलेट करना चाहिए कि एफ एक्स क्या है भैया। फिर लिमिट वगैरह पूछा हुआ, मैक्सिमम वैल्यू और कंटीन्यूअस डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेनली क्या है, एफ एक्स के बारे में पॉइंट आउट करना है मुझे ना। नाउ अब देखो क्या दे रखा है हमारे पास में सॉल्यूशन, अगर इसका करें तो एफ एक्स के बारे में अगर बात की जाए तो 2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ से हमने क्या किया, देखो t इस इंटीग्रेशन के लिए जो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो x और 2 कैसे बिहेव करेगा, जो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना। एक्स स्क्वायर को तो बाहर निकाला, बाई 2 है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 को अपने बाहर निकाल दिया ना, -1 से लेके 1, ये क्या बनेगा t टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी बना dt। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी ना। यहाँ से अगर अपन 9/14 को अगर बाहर निकाल दें, ठीक है, और x को भी बाहर निकाल दिया, और यहाँ -1 से लेके 1 एफ ऑफ टी डी टी की अगर बात करें ना, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आप ध्यान से बात समझिए कि भाई ये पूरा पोर्शन कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, आप चाहें तो इसको a मान सकते हैं। अच्छा अगर मानना ही है तो मैं इस पूरे को a मान लूं, ये तो पूरा सब कांस्टेंट ही है, a मान लेते हैं। अच्छा ये सब कांस्टेंट है ना, डेफिनेशन की वैल्यू कैसे आती है, कांस्टेंट एक नंबर आता है, तो मैंने इसको पूरे को मिलाते हुए इसको b मान लिया, ताकि इक्वेशंस मेरा आसान सा बने ना, लिखने में आसानी रहे ना। जब मानना ही था तो इसको ही मैं क्यों a मानूं, बाई 2 को भी लेकर के a मान लेते, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास एफ एक्स क्या बना, ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ से बना, बी एक्स का टर्म हमारे पास यहाँ से आ गया, प्लस का 2 आ गया, ये है एफ एक्स है ना। अब थोड़ा आसान सा दिख रहा है एफ एक्स है ना। अब मेनली क्या मुझे ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा ए है क्या हमारे पास, ए है हाफ ऑफ -1 से 1 टी एफ ऑफ टी डी टी, ये है। और बी की अगर बात करें तो ये आ जाएगा -1 से लेके 1, 9/14 तो हमने यहाँ से लिखा हुआ है, और ये कितना आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी आ गया। ठीक है, ये ए और बी है। अच्छा ए और बी आपको फाइंड आउट भी करने थे, तो सही बात है ना।
एफ एक्स यहाँ दे रखा है तो एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, तो ए बराबर हमने लिखा हाफ, तो यहाँ लिखा -1 से 1 यहाँ लिखेंगे, टी यहाँ पर है, एफ ऑफ टी का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो 80 स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस 2 और डी टी तो ये आया, ठीक है ना। ओके अगर ए कैलकुलेट किया जाए है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस से प्लस तक जा रहे हैं, तो ऑड इवन आप चेक करेंगे तो ए टी क्यू, तो ये ऑड बनेगा ना, बी टी स्क्वायर इवन बनेगा, ये ऑड बनेगा, दोनों टर्म्स तो हट गए ना। तो बाई टू तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, बी को बाहर निकाल लेते हैं, ये टी स्क्वायर बनेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, टी क्यू बाई 3 आएगा, तो 1/3 तो बाहर निकाला, और टी क्यू कितना बन जाएगा हमारे पास में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ए बराबर एक्चुअली कितना है, b/3 आया, ए का तो ये वैल्यू आया। नाउ अब बात करते हैं बी के बारे में, तो बी कितना आ रहा है, 9/14, तो यहाँ से लिखा हुआ है -1 से लेके 1, एफ ऑफ टी अगर लिखें तो 80 स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस 2 एंड दिस इज डी टी, है ना, ठीक है। ये ऑड फंक्शन बनेगा तो इसका तो जीरो आ जाएगा इंटीग्रेशन ना, तो बी तो हमने यहाँ रहने दिया, 9/14 को तो बाहर निकाल लेते हैं। नाउ अब समझो 80 स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी क्यू बाई 3 आ जाएगा, है ना, तो बाई 3 को बाहर निकाला, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक बात है। फिर यहाँ से इंटीग्रेट कराएंगे तो 2t, है ना, तो 2 यहाँ पर आया, 2t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा ना, ठीक, ये आ गया हमारे पास पॉइंट। ना a/3 है ना, ए का एक काम करते हैं, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं b/3, है ना, तो 9/14 तो यहाँ से लिखा हुआ है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, b/3 आ रहा है, तो b/3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो ये तो बन जाएगा 2b/9 प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, आगे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 7 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से तो b/7 यहाँ पर आया, ठीक है ना। 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 इंटू 4 अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 14 आ जाएगा, इसको इधर लेके गए अपना, तो b यहाँ से जब जाएंगे तो ये बनेगा 6b बाई b माइनस ऑफ 6b/7 यहाँ से आया, और 9/9 इंटू 4 अपॉन में 14 यहाँ से लिखा हुआ है ना, 7 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 2 और 3 का फैक्टर एक यहाँ से निकलेगा 6 बनेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ से बच गया, मतलब क्या रहा कि b का वैल्यू तो 3 आ जाएगा, और b का वैल्यू 3 अगर यहाँ डालेंगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो a का वैल्यू 1 आ रहा है और b का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा आ गया, a का वैल्यू 1 आया तो एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू 3 आ रहा है तो 3x और प्लस का 2, ये आया है ना। मेनली क्या कैलकुलेशंस का भी आपको बड़ा ध्यान रखना था ना, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास इस तरह से आ गया। नाउ अब आपको करना क्या चाहिए, अगर एफ एक्स हमारे पास में ये है, ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम है ना, इज एप्लीकेबल ना। अ पॉइंट इज दैट कि एफ एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, चलो एफ एक्स यहाँ लिखा हुआ ध्यान देते हैं ना। पहले तो पूछ रहा है कि रॉल्स थ्योरम है ना, एक्स जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कहाँ आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ठीक है, जीरो तो नहीं आएगा, एफ एक्स ये पूरा ही एफ एक्स था ना, हाँ ठीक बात है ना, तो बी तो नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से इसमें कुछ गड़बड़ कर रखा है ना, शायद यार 2 होना चाहिए था कुछ ना, चलो ठीक है ना, ऑप्शन शायद मेरे को ध्यान है, ऐसे चारों ऑप्शन सही थे ना, चलो ठीक है देखते ना। पहले तो सी ऑप्शन देखते हैं ना, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, हाँ बिल्कुल सही बात है, हर जगह कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ना, कहीं कोई समस्या है ही नहीं है ना, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, स्मूथ है ना। मैक्सिमम वैल्यू अपवर्ड अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब बी भी सही है अपना, सी भी सही है, ठीक है। रॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन दिस इंटरवल, रॉस थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है क्या इन दिस इंटरवल, तो मैंने क्या किया -2 पे वैल्यू निकाला, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो है ही, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी देखते हैं ना, तो -2 जब हमने यहाँ निकालेंगे तो -2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो माइनस प्लस का 4 यहाँ से बनेगा, माइनस का 6 यहाँ से होना, तो -2 और +2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, -1 पे तो +1 और +2 तो +3 आ गया, -3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है, तो ये बात भी सही है, तो ये भी ऑप्शन रहेगा। 7 का कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए सी और डी ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली है ना। सर इसका आंसर की गलत है शायद ना, मतलब हाँ गलत ही है, वो जो ध्यान है सर ABCD है इसका आंसर, 6 का आंसर ABCD दे रखा है ना, ठीक है, वो आंसर की मैं थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा ना, बिल्कुल सही है अपना सॉल्यूशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
ओरिजिनल फाइल में मैं चेंज कर दूंगा ना। कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा अपना ये 3, मतलब बी ऑप्शन नहीं आएगा ना, या 2 होना चाहिए तभी आएगा, सही है ना। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर है और उसका अप्रोच भी क्लियर हो गया ना। अच्छा, कांस्टेंट अगर आपको देखो इसको पूरे को साथ में लेकर कांस्टेंट मानते हो तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती है। अगर आप इसे सेपरेट अगर कांस्टेंट मानते ना, इस वाले पार्ट को कांस्टेंट ए लेते, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशंस बढ़ जाती है बच्चों ना, इतना ही रहता है ना। ओके, नाउ मूव करें फिर आगे की तरफ, तो ना आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या दे रखा है? ए ड्रॉयर कंटेन रेड एंड ब्लैक बॉल। ठीक है, ए ड्रॉयर कंटेन रेड एंड ब्लैक बॉल, ठीक बात है। ओके, व्हेन टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो बॉल को निकाला गया, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर रेड, वो रेड है, ठीक है। एज हाफ, मतलब इसकी बात की प्रोबेबिलिटी हाफ है। नंबर ऑफ बॉल इन द ड्रॉयर कैन बी, तो नंबर ऑफ बॉल इन द ड्रॉयर कैन बी। अच्छा, उल्टा कुछ पूछा गया है ना। मान लो कि एक ड्रॉयर है, मतलब एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, उसमें हमारे पास में क्या है, कुछ रेड एंड ब्लैक बॉल है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास रेड बॉल के बारे में अगर बात करें तो एम रेड बॉल मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। एम रेड बॉल है, ब्लैक बॉल की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं ना। अब देखो हमने क्या किया, दो बॉल को निकाला है, दोनों ही रेड हो, मतलब रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, एम में से हमने दो का सिलेक्शन कर लिया। अब क्या नीचे टोटल चाहिए, तो टोटल मैं क्या मान ही लेता हूं कि टोटल बॉल हमारे पास में कितना है, एन है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल बॉल कितना आ गया, NC2 आ गया। यहां तक की बात सही थी। ये हमारे पास में क्या आ गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आया, दैट इक्वल टू कितना है, हाफ आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एन क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉल इन द ड्रॉयर पूछा से ना, ये पूछना चाह रहा है। तो एक काम करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं ना। कैसे करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ MC2 तो हमने यहाँ लिखा, और दैट इक्वल टू कितना, NC2 यहाँ पर आ रहा है ना। तो आई कैन राइट, यहाँ से लिख सकते हैं 2m, यहाँ लिखा m-1 अपॉन में 2 हमने यहाँ से लिखेंगे 1 बाई, मतलब n यहाँ आ जाएगा n-1 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस ऑफ 2m बराबर कितना है, n स्क्वायर माइनस n, ठीक है ना। अब m हमारे पास में क्या इंटीजर है और n भी इंटीजर है ना, ये बात भी हमें क्लियर है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है, अननोन ज्यादा है ना, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे, तो फिर हमें ये काम करना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं और m का वैल्यू निकालते हैं, क्वाड्रेटिक लगाते हैं। तो यहाँ पर माइनस n कर देंगे और यहाँ प्लस n बराबर 0। तो m में क्वाड्रेटिक बना, तो m में क्वाड्रेटिक है तो माइनस b कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का 2 आ गया, प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, ठीक है ना। बी स्क्वायर अगर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस का n अपॉन में कितना आ गया, 2a, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास 4 यहाँ से हट गया, तो -2 जब यहाँ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n, और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 4 यहाँ से हट गया तो माइनस साइन प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। m का वैल्यू a आ गया है ना। अब देखो हमारे पास में एक ये रिजल्ट आ गया ना अल्टीमेटली, है ना। अब देखो इस रिजल्ट को ना बड़े अब ध्यान से आप मेरी बात समझना ना, मैं क्या करने वाला हूँ। m का वैल्यू ये आ गया है ना। अब ऑप्शंस में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बॉल इन द ड्रॉयर कैन बी 21, 11, 4 और 3, ऐसे कुछ पूछा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर मैं m का वैल्यू 1 मिनट के लिए यहाँ लिखता हूँ, -1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ से हमने लिखा 2n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस का 1 अपॉन में कितना है, 2 है। तो पहली बात तो m हमारे पास एक इंटीजर है ना, n भी एक इंटीजर है। और पहली बात तो क्या होना चाहिए कि ये वाला पार्ट क्या परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए तो भाई क्या बनेगा, ऑड का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए,
क्योंकि ऑड का जब ऑड रहेगा तभी तो यहाँ पे इवन बनेगा, ऑड में ऑड जोड़ोगे या सब्ट्रैक्ट कराओ तभी वो 2 से कट हो पाएगा। ठीक है, तो ऑड का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इसको। अब ऑड का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो एन का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। ठीक, और एन क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वॉल्स है ना। तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से चले जाए ना, बजाय इसको सॉल्व करने के हमें ऑप्शन चेक करना चाहिए। ठीक, पहले सबसे छोटा वाला ऑप्शन लेता हूँ ना, एन का वैल्यू मैंने 3 दिया, एन का वैल्यू अगर 3 ले तो 3 जब मैं यहाँ पर डालूंगा तो 3 डालने पे यहाँ कितना बनेगा, 9 यहाँ पर बना, 9 का यहाँ से 18 आ जाएगा। ठीक है, 3 जब यहाँ डालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और +1 यहाँ से आ जाएगा ना। तो कितना आ गया हमारे पास में, सॉरी 2n स्क्वायर है ना। एन का वैल्यू 3 लिया तो 9 यहाँ पर आया, 9 तो 18 यहाँ से बनेगा, 3 जब यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ से आया, 12 -1 तो 13 आ रहा है ना। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, मतलब एन का वैल्यू 3 तो नहीं हो सकता। क्या एन का वैल्यू 4 हो सकता है क्या, 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, सही लिख रहे हैं ना कैलकुलेशंस, 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 सही है ना। अच्छा, एन का वैल्यू अगर 4 लेके चले ना, 4 अगर लेके चले तो 16 यहाँ से बनेगा, 32 यहाँ आ जाएगा, 32 माइनस ऑफ 4 जब यहाँ लेके चलेंगे तो 8 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ से आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास में 8 जाएगा तो 24 और 8 25 बना ना। हाँ, तो 2 यहाँ से जाएगा तो 6 जाएगा तो 31 6 24 25 है ना। ये आ सकता है एक बार को, ये चांसेज है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर तो 5 यहाँ से बनेगा, तो अब आगे का और चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, एन का वैल्यू एक बार मैंने, चलो ठीक है ना, एन का वैल्यू हमारे पास में कितना है, ए 4 डाला, 4 डालने पर एम का वैल्यू कितना आ रहा है ये निकाल लेते हैं, चलो निकाल ही लेते हैं हाथ के हाथ। 5 यहाँ पर बनेगा तो माइनस तो ले नहीं सकते ना, 5 प्लस साइन लेंगे तो 5 -1 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, बाई 2 कराएंगे तो एम का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि 2 रेड बॉल हैं और टोटल बॉल हमारे पास 4 है। ठीक है, चलो समझाते हैं ना। हाँ, अब मान लो कि n का वैल्यू हमने क्या किया, 11 लेके चलते हैं। n का वैल्यू अगर 11 लेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 2 1 यहाँ से आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 2 आ जाएगा, 1 2 1 का मल्टीप्लाई, 11 से यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 2 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ से आ गया, 242 में से 22 अगर सब्ट्रैक्ट कराओगे तो हमारे पास में 2 यहाँ से चला गया 20, तो 220 बना, और एक यहाँ से कितना आ जाएगा, 221 बना ना। तो 2 2 1, हाँ ये पर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना, ये नहीं हो सकता। एन का वैल्यू 21 ले लेते हैं ना एक बार। अब एन का वैल्यू 21 लेके चलते हैं ना, 21 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। चलो इसको मैं फटाफट से ना कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। हाँ सही है, 441, और इसका इंटू किया हमने 2 से है ना, 882 आया। एन का वैल्यू हमने 21, तो यहाँ 42 आ जाएगा, 42 और यहाँ +1 आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस ऑफ 42 और +1 841। ना 841 बनेगा, और ये कितना बनेगा हमारे पास, 29 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों ना। हाँ, 821 ही बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं ना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 29 ना, और ये एक ये वैल्यू पॉसिबल है ना। इट मीन के अकॉर्डिंग मी है ना, क्या क्या संभव है हमारे पास, एन का वैल्यू एक 4 संभव है और एन का वैल्यू 21 संभव है। तो एक तो ये आंसर आना चाहिए, 8th का ए और 8th का एक सी ऑप्शन आएगा ना, ये 2 वैलिड रहेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। एक बार 3 और चेक करते हैं, मैंने कुछ गलती नहीं की, 3 पे कितना है, 9 यहाँ से जाएगा, 18 यहाँ से जाएगा, 6 यहाँ से जाएगा, 12 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 13 सही है ना। ठीक है, तो 8th का आंसर कितना आ जाएगा, ए और सी ऑप्शन आएगा। 8th का ऑप्शन कितना आ रहा है, ए और सी है ना, बिल्कुल सही है ना। ठीक है ना, क्लियर बच्चों, शायद आपको एक सेकंड बात करते हैं अभी। अरे देखो, ये वाला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा ना, इस सवाल में कुछ भी खास नहीं था, बस क्या है कि आपको इस तरह से ये तो लिखना आसान था, और ऐसे आपने कई बार प्रॉब्लम्स की होंगी,
भाई एक इक्वेशन है, अननोन दो है, ठीक है, और m और n इंटीजर दे रखे हैं, m में क्वाड्रेटिक n में क्वाड्रेटिक बना करके हम उस डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते थे ना। मैंने एक इसको m में क्वाड्रेटिक बनाया ताकि यहाँ पे n में कंडीशंस बनेगी, तो और यहाँ से हमने देख लिया। अच्छा, एक थोड़ा सा हमने विजुलाइज ये भी कर लिया कि ऑड का स्क्वायर होना चाहिए ना, तभी ये आगे हो पाएगा। क्लियर बच्चों ना, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बात क्लियर है। नाउ आगे मूव करते हैं पैराग्राफ पर, है ना। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 लिखे ना, एक पैराग्राफ है ना, 9 एंड 10 क्या दे रखा है हमारे पास, लेट एफ एक्स ये दे रखा है, और एफ एक्स को क्या है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, वी गेट ए रिमाइंडर जी एक्स। ठीक है, ओके, मतलब इससे जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर जी एक्स आ रहा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स आया, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस है ना, वी गेट ए रिमाइंडर जी एक्स। ठीक बात है। तो अब देखो बात को समझो कि ये एफ एक्स है, इसको आपने किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने पे हमारे पास यहाँ तो क्वोशिएंट क्यू आ जाएगा और यहाँ रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, क्यूबिक आएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा ना। ठीक है, यहां तक की बात तो हमें क्लियर हुई ना। अब देखो एक बात तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस साइन ना, और रिमाइंडर हमारे पास में क्या आएगा, देन वी गेट ए रिमाइंडर एज जी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ना। ठीक, तो हमारे पास में क्या आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा ये क्यूबिक, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, है ना, ये आ गया। अब देखो एक और पॉइंट आप समझिए, अगर एफ एक्स हमारे पास में कैसा है, ये पूरा की पूरा देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है इसके अंदर, है ना, तो यहां से क्या होना चाहिए, मतलब एफ एक्स में क्या, एक एक्स स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है, यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो भाई यहां से भी एक एक्स स्क्वायर कॉमन आना चाहिए। एफ एक्स में क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है ना, ठीक है, तो मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर का फैक्टर होना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली ये वाले पूरे टर्म में क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का फैक्टर बाहर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का अगर फैक्टर बाहर आना चाहिए, इट मीन कि यहाँ से तो एक्स स्क्वायर फैक्टर आ रहा है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर फैक्टर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा, तो यहाँ से फिर मैं क्या डिसीजन ले लूंगा कि सी और डी कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। पहली बात ये आपको सोचने वाली बात थी ना, ये सोचने समझने वाला पॉइंट था आपके लिए, पहले तो आपको इसी वाले पॉइंट को फोकस करना था। नाउ अगर आप इतनी बात समझ गए तो यहाँ से फिर आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं ना। एफ एक्स निकालना है ना, सॉरी ये क्यूबिक रिमाइंडर निकालना है ना, जी एक्स ना। अब आपको देखो इतना मालूम चल गया कि अब क्या है, वन और माइनस वन पे क्या है, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो वन अब यहाँ पुट कराएंगे, एफ ऑफ वन जब यहाँ पुट कराएंगे तो एफ ऑफ वन बराबर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस का बी आ जाएगा, एंड एक्स का वैल्यू जब माइनस वन पुट कराएंगे तो ये भी जीरो बनेगा, और माइनस वन जब यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ माइनस का ए और प्लस का बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वन पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, वन पे जब डालेंगे तो वन वन टू यहाँ से आ जाएगा, माइनस वन तो वन यहाँ से आ जाएगा, मतलब चार माइनस वन तो कितना आ जाएगा, ओके थ्री आ जाएगा ना, सही है ना। हाँ, वन पे वैल्यू कितना आया, थ्री आया, माइनस वन पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सभी इवन है क्या, ये भी इवन है, ये भी इवन है ना, तो माइनस वन पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अगेन हमारे पास में क्या आएगा, वही फोर आ जाएगा ना, सॉरी थ्री आ जाएगा ना, प्लस फोर तो यहाँ से आया, माइनस वन यहाँ से आ जाएगा, तो थ्री आ जाएगा, इसका वैल्यू भी कितना है, थ्री आया। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को जब सॉल्व कराएंगे तो ऐड करोगे तो टू बी बराबर सिक्स आ गया, तो बी बराबर तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। बी बराबर अगर थ्री डाल दिया तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ए का वैल्यू जीरो आया। अगर ए का वैल्यू अगर जीरो आया तो ये तो हमारे पास में क्या रहा, क्यूबिक रहा ही नहीं ना, यहाँ से जीरो हो जाएगा, ये भी दोनों जीरो हो गए, बी बराबर एक्स बी एक्स स्क्वायर, और ए का वैल्यू कितना है, सॉरी ए एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना, थ्री है, तो एफ एक्स मतलब जी एक्स है, अल्टीमेटली जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है। अच्छा इतना सा आया, बहुत छोटा सा आ रहा है ना, ठीक है, जो भी आया कोई बात नहीं, इस हिसाब से आंसर देंगे, थ्री एक्स स्क्वायर। ये तो क्या अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा एक डायग्राम बनेगा ना। आर टू आर में बात कर रहे हैं तो ना तो ऑन टू है ना ही वन वन है, एफ जी एक्स इज इंजेक्टिव, गलत बात, जी एक्स इज सर्जेक्टिव, गलत बात, जी एक्स इज नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, ये बात सही है, ना तो इंजेक्टिव है ना ही
इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, है ना। इन नामों को याद रखा करो ना, बच्चे भूल जाते हैं कई बार। ओके, 9th यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी ना। नाउ अब आगे का पॉइंट समझो आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चलो फिर ये तो हो गया ना। 10 को समझिए। रूट ऑफ जी एक्स बराबर 0, जी एक्स बराबर 0 का रूट क्या आएगा, एक्स बराबर 0 आएगा। लाई बिटवीन द रूट, लाई बिटवीन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, मतलब क्या आ रहा है कि 0 इन दोनों क्वाड्रेटिक से रूट्स के बीच में आ रहा है, तो a इंटू एफ ऑफ 0 कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो a का वैल्यू तो 1 आ रहा है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, a इंटू ए माइनस 1, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो a कैसा आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। a 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a विल बी कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये आंसर रहेगा। तो 10th का ए ऑप्शन आ रहा है, 9th का सी ऑप्शन आ रहा है ना। चेक करते हैं 9th का सी और 10th का ए। 9th का सी और 10th का ए, है ना, बिल्कुल सही जवाब। ओके बच्चों, तो आज का ये डीपीपी अपना कंप्लीट हुआ, डीपीपी नंबर 42। और इस डीपीपी को फटाफट सी ना एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स ज्यादा सही है ना। सिर्फ पैराग्राफ था ना, बहुत आसान था, बस इसमें एक थोड़ा सा हिडन पॉइंट था ना, वो पकड़ लिया आपने, प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। ये प्रॉब्लम भी बढ़िया है, ये वाला प्रॉब्लम भी बढ़िया था, ये प्रॉब्लम भी अच्छा था ना। ये प्रॉब्लम भी ठीक प्रॉब्लम था, कोई इशू नहीं था इसमें, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी सॉल्वेबल प्रॉब्लम था। ठीक है, ये प्रॉब्लम फर्स्ट बढ़िया था, सेकंड नॉर्मल प्रॉब्लम था ना, होना चाहिए था ना। ओके बच्चों, तो आज का डीपीपी आप यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।